ये बतीसी किस खुशी में दिखा रहे हो? ज्यादा ही टूथपेस्ट से घिस लिए हैं क्या दांत? तुम पर हंस रहे हैं हम सुरभि, तुमसे रहा नहीं जाता। तभी तो आधी रात को हमसे मिलने के लिए रोज रोज नए बहाने बनाती हो। हाँ, सूखे कपड़े उतारने आई थी, दिन में नहीं सूख पाए थे ना, इसलिए अब ऊपर आना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तो कभी नहीं आती। क्यों नहीं, सब समझ रहा हूँ मैं। बगल वाली की छत पे पापड़ सूख गए, अम्मा का अचार शीशी में पक गया, लेकिन इतनी रोशनी के जोर में तुम्हारा दुपट्टा नहीं सूख पाया। लगता है सूरज को तुम्हें से कोई दिक्कत है। अच्छा चलो, यहाँ मेरे पास बैठो। अरे वैसे भी आस पड़ोस के हैं हम, झेलना पड़ेगा एक दूसरे को। पापा, हाँ, अगर डरती हो तो। हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। अच्छा, भूत की कहानियों से भी डर नहीं लगता? जरा सा भी नहीं। अगर मैं तुम्हें एक भूत की कहानी सुनाऊं, बहुत डरावनी, तुम्हें तो फिर डर नहीं लगेगा ना? और अगर तुम्हारे पीछे कोई अजीब सी हलचल हो रही है तो तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं होंगे, तुम्हारी धड़कनें बढ़ नहीं जाएंगी, तुम्हारी सांस नहीं रुकेगी, तुम मुड़कर नहीं देखोगी कि कहीं वो हलचल में से किसी बड़े नाखून, लाल आंख, उल्टी खोपड़ी वाली चुड़ैल तुम्हारे पीछे तुम्हारी गर्दन से तुम्हें पकड़ने वाली है। लेकिन तुम्हें तो डर नहीं लगता, जरा सा भी नहीं। क्यों? 100% सही। डर क्या होता है? डर क्या होता है मैं बताता हूं, अब सुनो। मैं तुम्हें उस गांव का नाम पता नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे इतने पास है कि अगर तुम अपनी सांस को रोक के बैठो तो शायद तुम्हें एक आदमी के कराहने की आवाज सुनाई दे सकती है। ये वही किस्से कहानियां हैं जिन पर कोई नया आदमी कभी विश्वास नहीं करता, और जब सुनता है गांव वालों की तो उसे मानता नहीं है। तो ये कहानी है एक मरी हुई और अपने अधूरे प्रेम को तलाशती दुल्हन मोहिनी की और उसके अंधेरे कुएं की। लोग कहते हैं कि मोहिनी किसी को अपना असली रूप नहीं दिखाती जब तक कि किसी की मौत उसके नजदीक न खड़ी हो। वैसे तो गांव वाले हर आने जाने वाले आदमी को चेतावनी देते हैं कि उस सुनसान जगह से बचकर रहे जहां वो कुआं है, खास करके अंधेरी रात के समय जब वो ताक में होती है, एकदम अकेली और उदास, अपने बिछड़े हुए प्रेमी को याद करती है। बहुत ज्यादती हुई थी मोहिनी के साथ। अब तो वो हर मर्द की ताक में है, किसी को भी दबोच सकती है अपनी अधूरी चाहत के लिए। वो उसे पुकारती है, मेरी मदद करो, बहुत अंधेरा हो चुका है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्या? कौन है वहाँ? कहाँ हो तुम? तुम्हारे पास। कहाँ? तुम कहीं नजर नहीं आती। यहाँ हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पर तुम हो कहाँ? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? मैं यहाँ हूँ, कुएं में। ठंड लग रही है। तुम इस कुएं में हो? यहाँ कैसे? मैं निकालता हूँ तुम्हें। एक रस्सी चाहिए। रुको रुको, मैं किसी की मदद लेके आता हूँ वापस। नहीं नहीं, कहीं मत जाओ, अकेला मत छोड़ो हमें, सिर्फ आपकी मदद चाहिए। अपना हाथ दो हमें। तुम्हारी आवाज से तो लगता है कि तुम मेरे पास हो, पर और करीब होना चाहती हूँ, बस अपना हाथ बढ़ाओ। कहाँ? तुम दिख नहीं रही हो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें अंश द्विवेदी के बारे में बताता हूँ, जो कि आधी रात को अपने गांव के दर्शन करने वाला था। उसे एक अजनबी कह सकते हैं। 16 साल के बाद अपने गांव लौट रहा था। छोटी बहन की शादी की तैयारी कैसे टालता? वैसे वो अब यहाँ नहीं आता। कोई त्योहार हो, कोई जन्मे, कोई मरे, लोगों ने बड़ी बातें बनाई। मेहनत, कमाई, वो तो हर एक करता है, पर अपनी जड़ों को काट कर गायब तो कोई नहीं होता ना। असल में वो अब कानपुर बिजली विभाग में कंप्लेंट सेंटर में काम कर रहा है। अब इतना आ गया है जेब में कि वो अब अपने ट्विन शेयरिंग पीजी से निकल के एक बड़ा सा कमरा जहाँ कूलर भी है वहाँ रहता है।
2 हफ्ते की छुट्टी काटकर वो अपनी नौकरी खतरे में नहीं रखना चाहता। तभी तो बाकी सामान के साथ एक बड़ी अटैची लेकर आया, जिसमें कुछ सलवार सूट सैंडल उसने अपनी बहन के लिए रखे थे, और स्कूटर की बजाय एक महंगा भारी फोन अपने होने वाले जीजू के लिए। उस पहली रात जैसे ही वो कुएं के पास से गुजरा, उसे नहीं दिखी मोहिनी। अब अंश मोहिनी के बारे में क्या सोचे? कौन रखता है याद बचपन में सुने डरावने फसाने? वैसे भी उसे उन कहानियों पर कभी यकीन ही नहीं हुआ। उसका एक बड़ा भाई था और इसीलिए वो कभी खेतों की तरफ गया ही नहीं। इन सब अंधविश्वास की बातों से बहुत दूर था। वो उन लोगों में से था जो जब तक अपनी आंखों से कुछ ना देख ले तब तक किसी बात पर यकीन नहीं करते। अपने ख्यालों में गुम था कि कितना पैसा लगेगा अगले हफ्ते माँ की खरीदारी में, और क्या होगा जब उसके घर वाले तहसीलदार की बेटी से उसकी शादी की बात दोबारा चलाएंगे, क्योंकि शहर में रोजी उसका इंतजार कर रही थी। और जो पैसा उसने अब तक जोड़ रखा था अपनी शादी के लिए, अब छोटी की शादी पे बहेगा। बेचारा अंश इन सब विचारों से अपने दिमाग के तारों में उलझा हुआ था। उसने मोहिनी को नहीं देखा। लेकिन मोहिनी की नजर उस पर पड़ चुकी थी। परिवार से मिले चंद ही लम्हे बीते थे कि उसे काम पर लगना पड़ा। मतलब उसके एटीएम कार्ड को खर्चे होने शुरू हो गए। उसकी माँ अपने काम में लगी थी, शॉपिंग के तोलताल में। वो तो अंश की अटैची से सिल्क के सूट निकालकर उसे छोटी के नए रंगीन परांदों से मैच करने में ही खुश थी। ये रंग तो बहुत ही जचेगा चुटकी पे। पर उनमें वो पहली वाली बात नहीं दिख रही थी। उनके सूट में सिलवटें पड़ गई थी, चेहरे की झुर्रियां और आंखों पर छाए, और उनकी खांसी भी जोरों पर थी। अपनी चमक खो चुकी थी माँ। एक टाइम था जब वो एक पहलवान की तरह पूरी गली के चक्कर लगाती थी, किसी की मजाल जो कोई कुछ बोल दे। नहीं, कोई तो बात थी, कुछ तो गड़बड़ थी। और अंश को वहां बैठे बैठे फिर से एहसास हुआ कि किसी की नजरें उस पर थी। वो एहसास और गहरा होता गया। अंश के तन बदन में एक अजीब सी हलचल दौड़ रही थी। कुछ ऐसा ही एहसास उसे उस रात को कुएं के पास से गुजरते वक्त हुआ था। उसके रोंगटे फिर से खड़े हो गए। धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर उसने नजरें पीछे की ओर घुमाई। भैया, छोटी, ये सब मेरे लिए है। इतने सारे गिफ्ट्स और सारे मेरे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। तुम आगे देखो, तुम्हारी शादी का टाइम आने दो अंश, फिर देखो मैं क्या क्या करती हूँ। माँ की इस बात से छोटी का मुंह उतर गया। तुम कोई दीपिका पादुकोण थोड़ी हो जो बाहर जाकर शादी कर रही हो। ये सब तुम्हारे लिए बहुत है। और हाँ, वहाँ ऐसे मुंह बना के मत बैठना। तुम्हारे ससुराल वाले बोलेंगे कि मायके में इसे ऐसे ही मुंह खोल के मक्खी का पकना सिखाया है क्या। अंश को फोन की ओर मुस्कुराता देख के अब माँ का मुंह सा फूल गया। उन्हें पता था माँ से भला क्या छुप सकता है। अंश जैसे ही फोन उठाने वाला था। तुम्हें याद है ना कोमा, तहसीलदार चाचा की बेटी, वो अब लंबी हो गई है, जुत्ती में 5-4 की दिखती है, सिलाई कढ़ाई सब सीख लिया है, अच्छे टिप टाप कपड़े सिले हैं उसने छोटी के लिए। तो समझ रहे हो, पैसा कमाने में, घर चलाने में तुम्हारी वो मदद भी करेगी। इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है मैंने तुम्हारे लिए, संस्कारी और सुंदर, वो भी बिना ये फिल्टर शिल्टर लगाए हुए हमारी कोमा। रोजी भी तो बहुत खूबसूरत और अच्छी है। एक और बार उसका नाम जबान से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। दरवाजे को खोलते ही एक आदमी का फोटो उसके मुंह में घुसा दिया किसी ने। अरे भाई, इस आदमी को कहीं देखा है आपने? 34 साल का मजदूर है, 2 हफ्ते से गायब है, बीवी पेट से इसकी। नहीं, मैं तो कल ही। बिना सुने वो हवलदार मुड़ के पड़ोसी के दरवाजे पर पता करने को बढ़ा। अरे वो तो किसी को नहीं मिलने वाला। मोहिनी ने उसका भी शिकार कर लिया है, मर गया है वो अब। तो भैया हमसे क्यों बता रहे हो? जाकर पुलिस वाले को बोलो ना मोहिनी को अंदर डाल दे। हेलो हेलो अंश, मेरी आवाज आ रही है? हेलो रोजी। अंश, हेलो, तुम्हारी नहीं। आवाज कट रही है। कोई तो रोजी। बात थी। यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं आता बाबूजी। टावर के नजदीक जाइए, बात हो जाएगी। पर इस रास्ते से टावर की ओर न जाना, रास्ते में कुआं भी पड़ता है। अंश,
अंश कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुमने अपनी माँ से बात की? मैंने माँ से बात नहीं की। हेलो। अरे तो कब करोगे? आज करोगे ना? हाँ हाँ, कर लूंगा। अंश। हेलो रोजी। हेलो। 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 बाबूजी, पीछे लौटिए और पंचायत के बैठक वाले रास्ते से घूम कर जाइएगा और उस कुएं से दूर। क्या? क्यों? आपने सुना नहीं क्या? उस रास्ते पर मोहिनी का खतरा है। वो हत्यारी, वो भूतनी। क्या? थोड़ी नुक्कड़ की चाय पिलाइए तो आपको उसका किस्सा बताऊं। नुक्कड़ की चाय की चुस्की लेते हुए वो साइकिल वाला बड़े मजे से अंश को मर्द जात से नफरत करने वाली मोहिनी की कहानी सुनाने लगा। एक टाइम था, मासूम और प्यारी सी मोहिनी फूलों से लदालत अपने दिल में लाखों सपने सजाए सुहाग की सेज पर अपने पति के इंतजार में बैठी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी वो रात कितनी काली और भयानक होने वाली है। निकल जाओ। हाँ? मैंने कहा निकल जाओ। जी, मुझसे कोई गलती हो गई? तुम खुद एक गलती हो। हमें तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। तुम वो लड़की नहीं हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हें देख के घिन होती है। पर मैं आपसे प्यार करती हूँ। हमेशा से मैंने आप ही को चाहा है। ये रिश्ता हमारे परिवार की मर्जी से हुआ है। हमारी शादी तो सालों से तय थी। पर हमें ये रिश्ता नहीं रखना। चली जाओ यहाँ से। नहीं, और मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में। ठीक है, तो फिर मैं ही चला जाता हूँ। गुस्से में ललटेन उठाए उसका पति बाहर निकल पड़ा और मोहिनी उसके पीछे पीछे भागी। वो मिन्नतें करके अपने सच्चे प्यार की दुहाई देती रही, अपने परिवारों के बंधन याद दिलाने की कोशिश करती रही कि कैसे बचपन में उनकी मंगनी हो गई थी और उसके बिना वो जीने का सोच भी नहीं सकती थी। वो भगवान के नाम की कस्में देती रही। बस एक बार इस रिश्ते को मौका दे दीजिए, हम आपकी जिंदगी खुशियों से भर देंगे। पर उसके पति ने उसकी एक ना सुनी। मोहिनी अपने पति को थामने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि मदद करो मेरी, कुछ तो करो, बचाओ। पर उसने कुछ नहीं किया। मदद करने के बजाय उसने अपने पांव पीछे हटा लिया। उसे ऐसा बिलखता देखकर उसे लगा जैसे उसकी सब परेशानियां से उसे अब छुटकारा मिल जाएगा। मोहिनी को एहसास हो गया था कि अब भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए एक पुराने कुएं की ओर दौड़ी और वहां था वो कुआं। पर उस कुएं में पानी की एक बूंद तक नहीं थी। कई लोग कहते हैं कि उसका पति उसका पहला शिकार था और कुछ ये भी कहते हैं कि उस आदमी ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, 4 बच्चे किए, जिनमें से 3 मर गए। कोई नहीं जानता वो कहां गया, पर ये सबको पता है कि कौन सी आफत अपने पीछे छोड़ गया। अच्छा, मैं चलता हूं, बहुत सामान पहुंचाना है। कुएं से दूर ही रहना, समझ गए? वो आज भी कुएं पर अपने पति का इंतजार करती है और जो आदमी वहां से गुजरता है उसी में अपने पति को ढूंढती है। अंश ने उस साइकिल वाले की दकियानूसी भूतिया कहानी को सच मानने का सोचा भी नहीं। वो कुछ वक्त अपनी माँ से दूरी बनाए रखना चाहता था। उसे बस इस बात की परवाह थी कि वो कैसे भी उस लड़की से शादी करे जिसे वो बेइंतहा चाहता था, जबकि उसकी जिद्दी माँ कुछ और चाहती थी। यूं तो मेहंदी की रस्म परिवार के लिए खुशियां लेकर आई थी, पर साथ में कई आफतें भी आनी थी। लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई थी। बड़ी खूबसूरत है। छोटे, लगता है थोड़ा वजन घटा लिया। नहीं यार, कोमा। जाहिर है अगले हफ्ते अंश की शादी है। अरे भैया, क्या मालूम ये अंश अपने ससुर के बल पर महीने भर में तहसील में क्लर्क हो जाए। महीने भर में 2 शादियां, या फिर हो सकता है लड़का वापस शहर चला जाए। दोनों गए तो इसकी माँ का ख्याल कौन रखेगा? सारे मेहमान उस लड़की की ही बातें कर रहे थे। शादी भले ही छोटी की थी,
पर बातें कोमा की हो रही थी। तहसीलदार की बेटी कोमा, जिससे अंश ने दोपहर से ही दूरी बनाई हुई थी। अजनबियों की इस भीड़ में दिखी वही कोमा जिसके बारे में अंश को अभी अभी पता चला था कि अगले हफ्ते उसकी जिंदगी की डोर उससे जुड़ने वाली है। अंश, अंश कहाँ जा रहे हो तुम? यहाँ लाकर एक लड़की को जबरदस्ती मेरे गले बांधना चाहती है, और आप जानती है ना मैं रोजी को चाहता हूँ। वो लड़की जिससे कभी मिलना नहीं हुआ है, जिसके परिवार को हम जानते भी नहीं। कोमा की जड़ें इसी गांव में हैं। हमारा परिवार सैकड़ों सालों से एक दूसरे को जानता है। क्या इन चीजों की कोई कीमत नहीं है? और मेरी मर्जी का क्या माँ? काहे की मर्जी? हर कोई अपनी ही मर्जी चलाएगा क्या? लोगों को जिंदगी में ज्यादा चुनने को नहीं मिलता। जो मिलता है उससे समझौता करके बोलते हैं कि यही हमारी मर्जी। क्या हमें उस लड़की को चुनने का भी हक नहीं जो हमारी मौत से पहले आखिरी बार हमें पानी पिलाए? उसने वो देखा जो अब तक उसका मन मानने को तैयार नहीं था। उसकी माँ बीमार थी। ये महसूस होते ही उसका गुस्सा हवा हो गया कि इतने महीनों की बहस में कई बार उससे गलतियां हुई। माँ जबरदस्ती अंश को मनवाने पर तुली हुई थी। कोमा से शादी मनाने की असली वजह ये थी। क्या बात है माँ? कौन सी बीमारी है ये? कैंसर है, लाइलाज बीमारी है, वो भी जानलेवा। कोमा अच्छी लड़की है बेटा, तुम्हें खुश रखेगी, और हम जानते हैं कि तुम भी उसे खुश रखने में पूरा जोर लगाओगे। अंश, हमें अपने बच्चों का सुरक्षित भविष्य देखना है। बहुत कुछ खो चुके हैं। शराब ने पहले तुम्हारे भाई की जिंदगी छीन ली, और अब कैंसर हमें निकल रहा है। हमारी बात मानो, हमें अपने बच्चों की जिंदगी पटरी पर देखनी है बेटा। चाहो तो इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लो। कैंसर है, वो भी जानलेवा। रोजी, सच? हाँ अंश, पापा ने हामी भर दी। अपनी फैमिली से कहो कि हम साल के अंत तक शादी कर सकते हैं। जो हमारी मौत से पहले आखिरी बार हमें पानी पिलाए। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा रोजी। नहीं अंश, हमारी शादी होगी और हम साथ जिएंगे। चाहो तो इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लो। अंश, रोजी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा था। बताया था ना यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। आज बहाने मत बनाओ। सच में, क्योंकि मैं इस वक्त ठीक टावर के नीचे खड़े होकर कॉल कर रहा हूँ। तुम्हें अपनी माँ से बात करनी ही नहीं है, तुम अवॉइड कर रहे हो। मेरी बात सुनोगी रोजी? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। रोजी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुम्हारा साथ पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम ही मेरी खुशी हो और तुम्हारी खुशी में ही मेरी जिंदगी। जो भी करता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। पर माँ बीमार है, वो मर रही है रोजी, इसलिए हमें ये करना ही होगा। लेकिन अंश, नहीं, सुनो, मैं कोमा से शादी करूंगा, फिर मैं शहर वापस आ जाऊंगा। वो यहाँ रहकर मेरी माँ का ख्याल रखेगी। फिर जब मेरी माँ, मतलब जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। वो शादी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होगी, पर हमारी शादी सच्ची होगी रोजी। चांद की रोशनी की चमक अभी शुरू ही हुई थी कि अंश की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके पांव नीचे की ओर मुड़ गए। दर्द में हाफते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके पांव टूट गए हैं। फिर उसे उस अंधेरे में वो आवाज सुनाई दी। मोहिनी? नहीं। सायों के बीच बैठी मोहिनी। उसके दुपट्टे ने अभी भी उसके चेहरे को ढक रखा था कि मानो अपने पति के इंतजार में हो कि कब वो आए और उसका दुपट्टा हटाए। डर के मारे अंश की हालत खराब हो गई। वो खिसकते हुए पीछे हटने लगा, पर अब भागने की कोई जगह नहीं थी। वो हड्डियों के ढेर पर जा बैठा।
मोहिनी के सारे शिकार वहीं थे। लालटेन पकड़े एक आदमी की लाश उसके सामने पड़ी थी, वो फोटो वाला। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। बहुत से सपने थे कि बीवी होगी, बच्चे होंगे। सारी जिंदगी बची थी जिसकी उम्मीद अंश को खत्म होती दिखाई दे रही थी। हमें जाने दो प्लीज। देखो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम वो नहीं हो। पर तुम बिल्कुल उसके जैसे ही हो। मोहिनी उसे घसीटते हुए ले गई। वो तब तक उसे घसीटती रही जब तक उसके शरीर का मांस उसकी हड्डियों से अलग ना हो गया। वहीं वो चीखता हुआ अपनी जान बचाने को तड़पता रहा। अंश की सांसें बंद हो गई और शायद अब उसके बारे में कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसकी मां को लगेगा कि वो अपने परिवार को ठुकराकर छोड़कर शहर और उस रोजी की ओर भाग गया। लगता है बस पकड़ के वो शहर वापस चला गया। रोजी को लगेगा कि उसने उसे धोखा देकर कोमा से शादी कर ली, पर वो यहीं पड़ा रहा, मोहिनी के गहरे कुएं में, जहां उसके जैसे कई अच्छे और बुरे लोगों की लाशें सड़ रही थी। क्या हुआ? डर गई क्या? नहीं तो। अच्छा, तो फिर अगली बार तुम्हें इससे भी डरावनी कहानी सुनानी पड़ेगी। मोहिनी को तो उसका दूल्हा नहीं मिला, लेकिन लगता है हमें हमारी दुल्हन मिल गई। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.